गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर में इतिहास हिस्ट्री विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इसी पे एक लेक्चर लिया था जिसमें पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बहुत सारे ग्रंथों के बारे में, रचनाओं के बारे में, तारीख़ हिंद, तारीख़ फिरोज शाही आदि अनेक ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और हमने बताया था कि उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे ज़्यादातर अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए थे, परंतु सारे के सारे अरबी और फारसी भाषा में नहीं लिखे गए थे। कुछ ऐसे भी ग्रंथ थे जो अरबी और फारसी के अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत में भी लिखे गए। हिंदी संस्कृत में जो लिखे गए ग्रंथ उसके में मुख्य रूप से रामानुजन या रामानुज प्रमुख विद्वान थे हिंदी लेखक के, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे कई टीकाएँ लिखी। इसके अतिरिक्त पार्वती परिणय, हमीर रासो, रवि वर्मन का प्रद्युम्न, माध्योदय, जयदेव का गीत गोविंद, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की रचनाएं जैसे रुद्रदामन का, वामन भट्ट का रचनाएं आई। कल्हड़ की राजतरंगिणी उस समय की प्रसिद्ध रचना थी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण रचना जो थी पृथ्वीराज चौहान ने लिखा, चंद्रप्रदायी ने, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य हुए तराइन के युद्धों का बृहद वर्णन और बृहद उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त सार ग्रंथों का भाषा योग विशिष्ट, पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त हमीर रासो, हमीर काव्य, जगदीप का आल्हा खंड, आल्हा उदल की लड़ाइयों के बारे में आल्हा उदल खंड साहित्य लिखा गया। तो ये विषयों को देखने से हमें जानते हैं, हालांकि ये ज़्यादातर आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक होने के कारण उस समय के इतिहास का बहुत अच्छा विवरण इसमें नहीं मिलता है, किंतु इसके बावजूद उस समय के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद इससे मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि न केवल उस समय उर्दू, फारसी, अरबी में ही लिखे गए साहित्य, बल्कि उर्दू फारसी के अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत में भी काफ़ी ग्रंथ लिखे गए। इसके पश्चात आज हम लोग जो देखेंगे वह विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण आज चर्चा कर रहा था हमने। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। उस समय अनेक विदेशी यात्री आए और विदेशी यात्रियों के विवरण में जो भी शासक आए या जो भी विदेश के लोग आए, उन लोगों ने यहाँ पे आकर के यात्रा वृत्तांत, यात्राएं की और यहाँ के लोगों के बारे में लिखा। कुछ लोग तो ऐसे थे जो शासक आए, जो आक्रमणकारी आए, उनको भारत में आप यही आए, यहीं के साम्राज्य से, यहाँ की संस्कृतियों से, यहाँ के संस्कार से काफ़ी प्रभावित हुए और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा का बहुत सुंदर तरीके से उल्लेख किया। अनेक लेखक आए, उन लेखकों में अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक, महाओं, निकोली कोंटी, इसके अतिरिक्त डोमियान, गोंडा पेंच, अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने यहाँ आकर के अपनी यात्रा वृत्तांत किया और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीज़ों को अपने ग्रंथों में पिरोया, लिखा और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कारों को जानने में उस समय के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अब एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है अल-बरूनी। अल-बरूनी
जो ख्वारिज से भारत में आया, ख्वारिज से भारत में आया, यह मोहम्मद गजनवी जिसने भारत 70 बार आक्रमण किया, मैंने कल बताया था, उसके साथ भारत आया और उसके यहाँ काम भी कर। लेकिन वह यहाँ पर आकर के एक बहुत सुंदर किताब लिखा जिसका नाम तारीख उल हिंद किताब लिखी। यह किताब भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद देता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के समय से लेकर के उसके आगे तक इतिहास को, कुछ समय तक इतिहास को जानने में काफी मदद देता है और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने यहाँ की संस्कृतियों को, यहाँ के सामाजिक आर्थिक संस्कृतियों को सुंदर तरीके से लिखने का काम किया। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता, अगला जो लेखक या आखिरी भारत में आया वह इब्न बतूता आया, जिसने इब्न बतूता, दूसरा इब्न बतूता, यह 1313 ईस्वी में भारत में आया और उसने किताब उल रहला की रचना की। यह भारत में आया 1313 ईस्वी में और उसने किताब उल रहला नामक एक ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, जो कि 1313 अर्थात ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद और रजिया के समय जो शासनकाल चला उसके बारे में उसने काफी हद तक यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक विषयों का वर्णन उसने किया। इब्न बतूता ने यहाँ के सामाजिक संदर्भों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। ये अपने इस लेख में एक बात का व्याख्यान करते हुए कहता है और बताता है कि मैं एक गांव में गया और वहां पर किस तरह से इसको लोगों ने खीर खिलाया था और उस खीर का इसमें बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया है, बहुत प्रसिद्ध है। तो किताब उल रहला इब्न बतूता का लिखा हुआ एक रचना थी। इसके बाद अब्दुल रज्जाक तीसरा जो लेखक का अगर हम चर्चा करें तो तीसरा यात्री और लेखक अब्दुल रज्जाक। यह 1442 ईस्वी में भारत में आया, 1442 ईस्वी में, और इसने विजयनगर साम्राज्य का खूब सुंदर उल्लेख किया है। विजयनगर साम्राज्य वही जिसने हरिहर और हुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके प्रतापी शासकों में राजा राम मोहन कृष्णदेव राय प्रमुख राजा थे और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का खूब सुंदर से वर्णन किया है। वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का खूब अच्छा उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मार्को पोलो भारत है। यह 13वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में मार्को पोलो ने खूब सुंदर तरीके से उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास का खूब वर्णन किया। मार्को पोलो के अतिरिक्त महान जो चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था महान चीन से तो आया था लेकिन चीनी नहीं था, चीनी नहीं था बल्कि यह मुस्लिम था और चीन की सेना के साथ जब भारत में आया था और उसने बंगाल मालवा पर आक्रमण और उसके इतिहास के बारे में कुछ सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद निकोली कोंटी भारत आता है। निकोली कोंटी इटली का रहने वाला था और वह 1520 ईस्वी में भारत में आया। इटली का यात्री है और 1520 ईस्वी में आता है और उसने भारत के इतिहास को सुंदर वर्णन किया है निकोली कोंटी ने। अगला था
डोमिगोडा तेईज, डोमिगोडा तेईज, डोमिगोडा तेईज, डोमिगोडा तेईज। यह पुर्तगाल से भाषा है, पुर्तगाल। यह पुर्तगाली था और पुर्तगाल से भाग गया था, इसलिए भारत के इतिहास को खूब सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विद्वान आए, यात्री आए, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में खूब सुंदर वर्णन किया। लेकिन पूर्व मध्यकाल में इन्हीं का नाम उल्लेखनीय है जो भारत में आए और यहाँ के इतिहास को उन्होंने सुंदर तरीके से लिखने का कार्य किया। अब अगर हम अगला देखें तो पूर्व मध्य काल के भारत के इतिहास को जानने में जो तीसरा सबसे मददगार पॉइंट और पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जो कि मैंने तीसरा पॉइंट बताया था आपको, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से पूर्व मध्यकाल में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है, उसमें वास्तुकला, वास्तुकला, वास्तुकला का उल्लेख हमें मिलता है। उस समय केवल चित्रकला या अन्य कलाओं का उनका ज्ञान नहीं मिलता रहता है, वास्तुकला, जिस पे जो भी वास्तुकला के नमूने हमें मिलते हैं, वास्तुकला की इमारतें मिलती हैं जो राजाओं ने उसमें बनवाया, उस पे भारतीय शैलियों के साथ साथ विदेशी शैलियों का भी प्रभाव मिलता है। मिश्रित शैलियां हैं, भारतीय और विदेशी शैलियों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है उस समय की वास्तुकला में। वास्तुकला की दृष्टि से अगर हम देखें तो वास्तुकला की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण उस समय बनाई गई इमारतें, उसमें गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इमारतें बनवाई वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया जो इमारत थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत कुतुब उल इस्लाम, जिसको उसने दिल्ली में बनवाया। कहा जाता है कि एक मंदिर को तोड़ करके मंदिर के चबूतरे पर इस इमारत की रचना करवाई थी, इस इमारत का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा जो कुतुब उल इस्लाम कह सकते हैं इसको, कुतुब उल इस्लाम, यह दिल्ली में था। दूसरा जो था अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और तीसरा जो उसकी इमारत थी कुतुब मीनार थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी, हालांकि निर्माण पूरी तरह से नहीं करा पाया था, लेकिन इसका निर्माण भी, कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था और उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद जो शासक बना गुलाम वंश का इल्तुतमिश, उसने पूरा कराया। लेकिन कुतुब मीनार का नींव और आधा तो कम से कम इसने बनवाया नहीं और पूरा कराने का काम जो किया उसने इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद बलबन ने लाल महल का निर्माण किया, बलबन का लाल महल, बलबन लाल महल,
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना और अलाई दरवाज़ा, जमैयत खाना, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके बाद तुगलक वंश के शासकों ने तुगलक शाह का मकबरा और कोटला फिरोज शाह, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कोटला फिरोज शाह, जहाँ की बहुत बड़ा क्रिकेट का फील्ड भी है, फिरोज शाह कोटला या कोटला फिरोज शाह का निर्माण कराया, जो कि आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल भारत को इतिहास को जानने में, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, चाहे विदेशी यात्रियों के विवरण हो, चाहे आपका पुरातात्विक स्रोत हो, ये बहुत हमारा मदद करता है। कल हम लोग उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के जो साधन हैं, उसमें मैंने बताया था साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, उसका हम अध्ययन कल